Welcome to Reliable Analysis. I am Dr. Ashok Kumar. We are at this time going to read fourth chapter of Geography class 10. The name of the chapter is Agriculture. We have to read this chapter. Agriculture का क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए और एग्रीकल्चर कितने टाइप के होते हैं, कौन सा टाइप का एग्रीकल्चर इंडिया में अपनाया जाता है, ये सब के बारे में हम लोग को, और उसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न इत्यादि के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। फिर इस चैप्टर में हम लोग को मेजर क्रॉप्स जो इंडिया में उगाए जाते हैं उसके बारे में स्टडी करना है कि भारत के किन राज्यों में, किन क्षेत्रों में कौन सा क्रॉप उपजाया जाता है। भारत में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किस प्रकार का टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुआ है जिसके चलते कि इंडिया एग्रीकल्चर में प्रोग्रेस कर सका है। वी हैव टू रीड ऑल दीज क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। हम लोग को इस चैप्टर में सभी प्रश्नों का समाधान आज करना है, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस एजुकेशनल चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसके डिफरेंट वीडियोज को राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड गौर से आप स्टडी कीजिए। आपकी सफलता सुनिश्चित है। तो एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि इंडिया का प्राइमरी सोर्स ऑफ इकोनॉमी एग्रीकल्चर है, यानी इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। 60% से ज्यादा लोग आज भी, आज के मॉडर्न एज में भी इंडिया में एग्रीकल्चर में इंडल्ज हैं। डिफरेंट टाइप्स के कल्टीवेशन को करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले भी स्टडी किया है कि एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है और इस तरह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को हम लोग कंज्यूम भी करते हैं, उसी के ऊपर हमारी आजीविका लाइवलीहुड डिपेंड करता है। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज इत्यादि का भी बेस यानी आधार एग्रीकल्चर है। एग्रीकलचर न सिर्फ फूड ग्रेन्स बल्कि जानवरों के लिए फॉडर यानी चारा और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स इत्यादि की सप्लाई करने का कार्य करता है। वी हैव टू रीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। इसके अंतर्गत तो एग्रीकल्चर जैसा कि हम जानते हैं कि एक प्राचीन प्रक्रिया है। जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन का प्रारंभ हुआ है तब से एग्रीकल्चर है। जब से मनुष्य सिविलाइज जिंदगी व्यतीत करना शुरू किया तब से मनुष्य एग्रीकल्चर करता रहा है और आज भी कर रहा है। भविष्य में भी एग्रीकल्चर लोगों की आजीविका का सबसे प्रमुख साधन बनकर रहेगा। लेकिन एग्रीकल्चर के तौर तरीकों, एग्रीकल्चर के मेथड्स में चेंजेज समय के साथ होते रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता रहा है वैसे वैसे एग्रीकल्चर के तौर तरीकों, मेथड्स इत्यादि में चेंज होता रहा है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर को प्रभावित करने वाले कई और भी फैक्टर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के अलावा फिजिकल इन्वायरमेंट और सामाजिक वातावरण
और देश और विदेश की आवश्यकता, ये सभी फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर को प्रभावित करते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि एक समय इंडिगो की आवश्यकता थी। इंडिगो यानी नील वाज द मेन रॉ मटेरियल ऑफ कलर। कलर नील से बनता था एक समय। तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि उस समय नील की काफी आवश्यकता होगी। उस समय नील का प्रोडक्शन काफी अधिक होता था। लेकिन एट दिस टाइम डिफरेंट टाइप्स के कलर, ये या बल्कि खुद नील इंडिगो वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स नहीं होता है, बल्कि वो केमिकल प्रोडक्ट्स होता है। यानी समय के साथ, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट के साथ, टेक्नोलॉजी में चेंज के साथ, लोगों की नेसेसिटी के साथ, देश विदेश की परिस्थितियों के साथ, फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, एग्रीकल्चर के तौर तरीकों में चेंज होता रहता है। प्रारंभ में लोग खेती करते थे तो सिर्फ जीविकोपार्जन का मकसद रहता था। खेती के माध्यम से लोग उतना ही उपजाना चाहते थे जितना में कि घर के लोग खा पी करके जिंदगी व्यतीत कर दें, कुछ बच जाए बीज के रूप में। यही लोगों की आकांक्षा थी, लोगों की और कोई अतिरिक्त इच्छा नहीं थी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यही भारत जैसे एग्रीकल्चरल कंट्री के लोगों का आदर्श था। इतना ही से मतलब है जितना में कि हम खा लें, जिंदा रहें, हमारे यहां कोई साधु आए, कोई संबंधी आए तो उनको भी खाना हम खिला सकें। इतना ही से मतलब था। कोई बहुत एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करके पैसा कमाने का मकसद नहीं था। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि समय के साथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने लोगों के जीवन को रंगीन बना दिया, कलरफुल बना दिया, लोगों के सोच को कलरफुल बना दिया, लोगों की आवश्यकताओं को लाखों गुना बढ़ा दिया। लोगों के लिए पैसा का महत्व हो गया। लोग अब पैसा चाहते थे, अब पैसा प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि पैसा से बहुत कुछ मिलता था। जिसके पास अधिक पैसा हो जाता था वो अभिमान और गर्व की जिंदगी व्यतीत करने लगा, और जिसके पास पैसा नहीं है वो दर दर की ठोकरें खाने लगा। तो इस तरह से आप इसका जो ये सामाजिक जो ताना बाना है, इसका प्रभाव, इस सोशल फैब्रिक का इफेक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर निश्चित तौर पर पड़ता है। तो इस तरह से फार्मिंग कई प्रकार के होते हैं। जहां आपको जिक्र कर रहे थे कि एक जीवन निर्वाह के लिए फार्मिंग होता है, सबसिस्टेंस फार्मिंग, वहीं कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग का मकसद जीवन निर्वाह नहीं होता है, बल्कि उसका मकसद मुनाफा कमाना होता है, अधिक से अधिक पैसा कमाना होता है कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब। तो प्रिमिटिव ये सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है, सबसिस्टेंस का मतलब ये होता है जीवन निर्वाह। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है ये प्रिमिटिव मेथड ऑफ फार्मिंग है। यानी प्राचीन काल में हमारे पूर्वज जब खेती करना शुरू किए थे तो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे। बैल की सहायता से, हल की सहायता से, फाल की सहायता से, कुदाल की सहायता से खेती का काम करते थे। स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड, यानी छोटे छोटे प्लॉट में, और तो हो, डॉ, डिगिंग स्टिक्स और लेबर इत्यादि की सहायता से खेती होती थी। हल, बैल, फाल, कुदाल।
इत्यादि उपकरण का इस्तेमाल होता था खेती में। और ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है ये मुख्य रूप से डिपेंडेंट होता था मॉनसून के ऊपर। मॉनसून यानी वर्षा होगी तो खेती होगी, वर्षा नहीं होगी तो खेती नहीं हो पाएगी। तो मॉनसून के ऊपर खेती डिपेंड करती थी, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। और मॉनसून जो है वो भारत के किसानों के साथ गैम्बलिंग का खेल करता है। गैम्बलिंग, जुआ, जुआ का खेल करता है मॉनसून। कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी कुवृष्टि, कभी कोई वृष्टि नहीं। तो इस प्रकार की स्थिति रहती है मॉनसून की। यानी कभी वर्षा होगा तो बहुत ज्यादा, क्योंकि पूरा बाढ़ ला दिया, मकान के मकान दहा देता है। वर्षा नहीं होगी तो पूरा सुखाड़, अकाल बना देगा। और कभी कुछ समय वृष्टि, यानी जिस समय वर्षा नहीं होने का उस समय वर्षा हो जाएगा, फसल चौपट हो जाएगा। आप लोग इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे लेंचो का। तो लेंचो जब वर्षा चाहता था तो वर्षा हो नहीं रही थी, और वर्षा जब होने लगी थी इतना वर्षा हुई कि पूरा फसल को ही खत्म कर दिया। तो यही होता है इंडिया में मॉनसून। मॉनसून जो है किसानों के साथ यही काम करता है, यानी जुआ का खेल खेलता है। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का इस समय हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इस टाइप का फार्मिंग जो है वो मॉनसून के ऊपर डिपेंड करता है और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है। यानी जमीन की उर्वरता, नेचुरल फर्टिलिटी, यानी जो प्राकृतिक उसकी उर्वरता होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस टू द क्रॉप्स ग्रोन। कोई क्रॉप्स उपजाया जा रहा है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में, तो अदर इन्वायरमेंट जो है वो उसके सुटेबल है कि नहीं है। जैसे एप्पल यानी सेव, सेव हिमाचल प्रदेश में होता है, सेव कश्मीर में होता है इंडिया में, उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, बिहार में नहीं होता है सेव, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन उसके लिए, क्लाइमेटिक कंडीशन जो है उसके लिए सुटेबल नहीं है। बिहार उत्तर प्रदेश का, वेस्ट बंगाल का नहीं है क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल, लेकिन हिमाचल प्रदेश का, कश्मीर का क्लाइमेटिक कंडीशन एप्पल के लिए सुटेबल है, इसलिए वहां होता है। तो इस तरह से कई फैक्टर काम करता है। यानी नेचुरल फर्टिलिटी, जमीन उपजाऊ होना चाहिए, मॉनसून सुटेबल होना चाहिए, और अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस होना चाहिए, तब क्रॉप ग्रो करता है। तो देखिए ये जो है, जैसा कि आपको बता रहे थे कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है इसके अंतर्गत मुख्य रूप से स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का प्रचलन है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न यानी काटो और जला डालो। ये सबसे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का एक मेथड है, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। इसमें क्या होता है कि जंगल का एक भाग को काट दिया जाता है, काट करके जो भी पेड़ पौधा जो काट दिया गया उसमें आग लगा दी जाती है, जल जाता है, और उसके बाद मॉनसून के सीजन में वर्षा होती है। तो वर्षा होने के बाद राख मिट्टी में जब मिलता है तो उससे लैंड की फर्टिलिटी बढ़ जाती है।
और उस जमीन पर 2 से 3 बार फसल होता है। उसके बाद जो उसकी फर्टिलिटी रहती है वो समाप्त हो जाती है। तब किसान किसी और जगह पर जाता है, फिर वहां पर जंगल काट देता है, फिर उसको आग लगा करके जला देता है, और फिर जब मानसून के सीजन में यानी रेनी सीजन में जब रेनफॉल होगा तो वो राख पानी के साथ मिट्टी में मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो इस प्रकार से फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। जब सॉइल की फिर 2-3 साल वहां खेती होगा, 2-3 साल होते तो उसकी फर्टिलिटी सॉइल की समाप्त हो जाएगी। उसके बाद फिर किसी तीसरे जगह में जाएगा, फिर वहां यही काम करेगा, जंगल को कट कर देगा और कट करके उसमें आग लगा देगा, और मानसून सीजन में रेनफॉल होने से राख जो है मिट्टी में मिल जाएगा, और इसका परिणाम होगा कि उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। और इस तरह से इस स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन में आपने स्टडी किया कि किसान एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, तीसरे जगह से चौथे जगह इसमें शिफ्ट करता रहता है। इसमें कोई नेचुरल फर्टिलाइजर इत्यादि का यूज नहीं होता है, ये नेचुरल वे में कल्टीवेशन होता है। ये सबसिस्टेंस फार्मिंग है, यानी जीवन निर्वाह इसका मकसद होता है। और इसमें जंगल के एक भाग को कट करके दूसरे भाग में जाता है, दूसरे भाग को कट करके तीसरे भाग में जाता है, यानी शिफ्ट होता है। इसलिए इस कल्टीवेशन को शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है, समझे। यानी स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन को शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां है कि 2-3 साल खेती जिस जमीन पर की जाती है और उसके बाद उस जमीन को फिर फैलो छोड़ दिया जाता है, फैलो यानी प्रतिभूमि, फिर से वहां कुछ वर्षों के बाद फर्टिलिटी ग्रो कर जाता है। खेती नहीं होने से कुछ वर्षों में वहां फिर से फर्टिलिटी ग्रो होता है, अब फिर ग्रो होता है तो फिर उसके उस जगह पर खेती 3-4 वर्ष के बाद की जा सकती है। सो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है इसके अंतर्गत फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली, जैसा कि आपको बतलाया ये एग्रीकल्चर जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। इसका यह मकसद नहीं होता है कि किसान कोई मोटा माल कमाए, और सॉइल फर्टिलिटी जब कम हो जाती है तो फार्मर शिफ्ट कर जाते हैं किसी और जगह पर और उस जमीन को छोड़ देते हैं। तो क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन, चूंकि इस कल्टीवेशन में यानी स्लैश एंड बर्न में फार्मर्स एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं, इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जैसा कि आपको पहले ही बतलाया कि 2-3 साल खेती करने के बाद चूंकि किसान किसी नए जगह पर चले जाते हैं, तो इस तरह से जिस जगह को, जिस प्लॉट को छोड़ दिया जाता है वहां फैलो लैंड हो जाता है, वो यानी प्रतिभूमि, और 3-4 साल वर्षों तक 3-4 साल तक फैलो लैंड रहने से क्या होता है कि फर्टिलिटी फिर से स्पॉन्टेनियसली उस जमीन पर ग्रो करने लगती है। अब नेक्स्ट टाइप का कल्टीवेशन हम लोग को पढ़ना है और वो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, देखिए एक था प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें किसानों का मकसद सिर्फ जीविकोपार्जन था। दूसरी तरफ किसान प्रीमिटिव मेथड का इस्तेमाल कर रहे थे, यानी जंगल को काट देना, आग लगा देना, वर्षा हुई और उससे सॉइल फर्टिलिटी में वृद्धि हुई, खेती करना 2 से 3 साल और फिर उसको छोड़ करके चल देना। लेकिन इसके अतिरिक्त जो है
दूसरा टाइप का जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है वो है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। देखिए सबसिस्टेंस फार्मिंग ये भी है, सबसिस्टेंस फार्मिंग ये भी है, लेकिन अंतर है, ये है इंटेंसिव। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए खेती नहीं होती है, बल्कि उससे ज्यादा, जरूरत से ज्यादा लोग उपजाने का प्रयास करते हैं ताकि उनकी अदर नेसेसिटीज इत्यादि भी फुलफिल हो सके। जहां पर पॉपुलेशन अधिक होता है, लैंड के ऊपर पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन काफी अधिक होता है, वैसे स्थानों पर इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग किया जाता है। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एंड, इट इज लेबर इंटेंसिव। इसमें काफी अधिक लेबर की आवश्यकता होती है और हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। तो इस तरह से इसमें यानी इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में काफी तादाद में लेबर और बायोकेमिकल इनपुट्स यानी फर्टिलाइजर्स के साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन का कार्य इसमें किया जाता है। तो इस तरह से हाँ, साथ साथ इरिगेशन का उपयोग भी किया जाता है। जहां आपने देखा था कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में टोटली मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट था, यहां मॉनसून के ऊपर टोटली डिपेंडेंट नहीं है, यहां पर जो है इरिगेशन का काम भी होता है। लेबर का इस्तेमाल किया जाता है, बायोकेमिकल इनपुट्स यानी केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है, क्रॉप्स को इरिगेट किया जाता है यानी इरिगेशन का एक सहारा लिया जाता है, और इसका इन सभी प्रयासों का मकसद होता है हायर प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो फूड ग्रेन्स का या फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, यानी जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके फार्मर्स को। तो ये इस टाइप के इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का मकसद है। तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड among successive generations has rendered land holding size uneconomical। यानी लैंड का जिस प्रकार से इनहेरिटेंस होता है, बाप के बाद उसका बेटा को मिल जाएगा, बेटा के बाद उसका बेटा को मिल गया, और इसका नतीजा क्या हुआ है कि खेत का साइज छोटा होता चला जा रहा है, और इस तरह से फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड इन द अब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तो किसान कम ही जमीन जो होता है और उससे अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहते हैं, तो अब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, क्योंकि उनके पास और कोई सोर्स नहीं होता है, और इस तरह से इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। तो इस तरह से इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में जमीन के ऊपर पॉपुलेशन का काफी अधिक बर्डन होता है, कम ही जमीन होती है, उससे काफी अधिक प्रोडक्शन करने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में हम लोगों ने देखा कि स्मॉल पीस ऑफ लैंड में मोर एंड मोर प्रोडक्शन करना मकसद होता है। फर्टिलाइजर्स का यूज, इरिगेशन फैसिलिटी का यूज, सब कुछ किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने का प्रयास किया जाता है ताकि लोगों को पेट भरा जा सके। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप का फार्मिंग है, वो है कॉमर्शियल फार्मिंग। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसका मेन मकसद है कॉमर्शियल यानी व्यावसायिक, यानी अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना, अधिक से अधिक पैसा कमाना, इसका मेन मकसद है। और ऐसा ही होता है
हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स का कॉमर्शियल फार्मिंग में प्रयोग होता है। जैसे हाई यील्डिंग वेराइटीज का सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटीज के सीड्स का प्रयोग होता है कॉमर्शियल फार्मिंग में। साथ ही साथ इसमें फर्टिलाइजर्स का काफी अधिक इस्तेमाल होता है, इंसेक्टिसाइड्स का काफी अधिक इस्तेमाल होता है, पेस्टिसाइड्स का काफी अधिक इस्तेमाल होता है, और मकसद एक ही रहता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा से ज्यादा उपज करना, यह इसका मकसद होता है। तो कॉमर्शियलाइजेशन किस क्षेत्र में किस हद तक होगा, तो ये अलग अलग होता है। यानी डिग्री ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये वैरी करता है। डिग्री ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन, एग्रीकल्चर का कितना कॉमर्शियलाइजेशन किसी जगह पर हुआ है, तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग नेसेसिटी के हिसाब से, सोशल कंडीशन के हिसाब से, या अदर जो एग्रीकल्चरल कंडीशंस होता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल इत्यादि के आधार पर यह अलग अलग होता है। अब जैसे कहने का मतलब है कि आप पंजाब में लीजिए, तो पंजाब में एग्रीकल्चर काफी अधिक, एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन है। वहां प्रोडक्शन जो है कॉमर्शियल मकसद से ही सिर्फ लोग करते हैं, और प्रोडक्शन काफी अधिक होता है। लेकिन हाईली पॉपुलेटेड है बिहार, उत्तर प्रदेश, तो यहां उतना कॉमर्शियलाइजेशन नहीं है एग्रीकल्चर का। यानी रीजन टू रीजन कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है वैरी करता है, और वो वैरी करने का कारण कई प्रकार का होता है। सॉइल फर्टिलिटी होता है, कैपिटल का अवेलेबिलिटी होता है, और लोगों का मकसद होता है, टेक्निकल नॉलेज होता है। तो राइस इज अ कॉमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा पंजाब। जैसे अभी आपको हम जिक्र कर रहे थे कि चावल का उत्पादन हरियाणा और पंजाब में भी होता है, लेकिन वो कॉमर्शियल स्केल पर होता है। लेकिन वही चावल उड़ीसा में जब उपजाया जाता है, तो वो सबसिस्टेंस फार्मिंग का एग्जाम्पल होता है। उड़ीसा में लोग उपजाते हैं चावल सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए, लेकिन पंजाब और हरियाणा में जब चावल उपजाते हैं तो लोग बेचने के लिए, उससे पैसा कमाने के लिए उपजाते हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग के अंतर्गत जो है प्लांटेशन एक टाइप है, प्लांटेशन कल्टीवेशन। तो प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। तो प्लांटेशन कल्टीवेशन के अंतर्गत क्या है कि एक ही सिंगल क्रॉप ग्रो किया जाता है एक विशाल एरिया में, एक लार्ज एरिया में एक क्रॉप को ग्रो किया जाता है। और द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो प्लांटेशन कल्टीवेशन का मुख्य रूप से मकसद जो है वो इंडस्ट्रियल होता है, यानी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना और अधिक से अधिक पैसा कमाना। यानी है तो ये कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का टाइप। जैसे टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, शुगर केन प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन, ये सब प्लांटेशन कल्टीवेशन का एग्जाम्पल है। ये सब कोई इस मकसद से नहीं करता है कि अपना हमारा जरूरत पूरा हो जाए। जैसे टी कल्टीवेशन, टी प्लांटेशन, तो टी प्लांटेशन कोई इस मकसद से करता है कि इतना चाय उपजा ले कि हमारे घर के लोग सब पी ले चाय, इस मकसद से कोई नहीं करता है। टी प्लांटेशन होता है कि उसको बेचने के लिए, उससे पैसा कैश कमाने के लिए होता है। जो लोग उपजाते हैं वे लोग तो थोड़ा अपना
इस्तेमाल कर ही लेते हैं। जिस सब जो टी का प्लांटेशन करते हैं, जो लोग लगे हुए रहते हैं, तो वो तो खेत में काम किए, चाय की एक दो पत्ती को तोड़ करके लाए और वही हरी पत्ती को ही डाल दिए और उसी से चाय बना लिए, पी लिए। वो तो यही ऐसे ही काम चलता है उनका। वो अलग से कोई चाय खरीदते या चाय बना करके रखते नहीं है घर में। घर पर वो अलग से चाय नहीं रखते हैं, बल्कि खेत में काम कर रहे हैं तो उसी में से एक पत्ती दो पत्ती तोड़ लिए, उसको ला करके चाय बना लिए। ठीक इसी प्रकार से कोई भी प्लांटेशन कल्टीवेशन में, शुगर केन प्लांटेशन, शुगर केन प्लांटेशन इसलिए नहीं किया जाता है कि लोग गन्ना चबाएंगे, गन्ना का रस पिएंगे, इसलिए कोई नहीं करता है। वो शुगर केन प्लांटेशन का मकसद होता है कि चीनी का जो फैक्ट्री है, तो चीनी के फैक्ट्री में बेचा जाता है शुगर केन, इसलिए वो होता है खेती, उससे कैश मिलता है। अब जिसको मान लीजिए कि गन्ना खाना है या गन्ना का रस पीना है, तो वो तो नेचुरली हो ही जाता है अवेलेबल। तो जहां पर शुगर केन, जहां पर का एरिया है, प्रोडक्शन एरिया, तो वहां जाइएगा तो उसका शुगर केन का जूस जो है वो आपको पैसा लेकर के रुपए से ही फ्री में आपको पिला देगा। जहां शुगर केन का पेराई होते रहता है ना, वहां जूस पीने के लिए आप जाइएगा तो ऐसे ही आपको फ्री में पिला देगा। आपका नहीं भी रहेगा तो भी वो तो पैसा भी आपको नहीं लेगा, पानी की तरह फ्री दे देगा, क्योंकि ये इस मकसद से होता है, उसका मकसद होता है पैसा कमाना। ये कॉमर्शियल कल्टीवेशन। तो सिंगल क्रॉप को लार्ज एरिया में ग्रो किया जाता है और प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स। प्लांटेशन कल्टीवेशन जो है, इसमें कैपिटल की मात्रा काफी अधिक होती है। कैपिटल कहने का मतलब हुआ ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ये सब चीज की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए तो पैसा लगेगा ना, है? अरे हाई यील्डिंग वैरायटी का सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, सब में तो पैसा लगेगा, तो कैपिटल तो इसमें चाहिए। और साथ ही साथ लेबर का कॉस्ट इसमें आता है, लेबर भी काफी अधिक लगता है, लेबर का खर्च होता है। लेकिन टोटल जो प्रोडक्ट होता है, तो ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज। अब देखिए रबर प्लांटेशन है, तो रबर प्लांटेशन कोई इसलिए नहीं यूज कर ये करता है कि उससे रबर बना करके हम अपना घरेलू रबर का जरूरत पूरा करेंगे, बल्कि टोटली बेच देता है सब। तो जो प्रोड्यूसर रहता है वो तो उसका तो मकसद रहता है कि कैश ही कमाना। इंडिया में देखिए टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन, शुगर केन प्लांटेशन, बनाना प्लांटेशन इत्यादि इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है। बल्कि यूं कहिए कि जो इस प्रकार का प्लांटेशन कल्टीवेशन करता है कमर्शियल मकसद से, तो उसके घर में तो लोग फैमिली मेंबर तो यूज भी नहीं करते हैं। एक बार हम गए बनाना प्लांटेशन में, तो बनाना प्लांटेशन में गए तो जो बनाना प्लांटेशन का मालिक था वो हमको दिखा रहा था कि देखिए ऐसा होता है बनाना प्लांटेशन, इस प्रकार का ये इसका खेत होता है, ऐसे उपजता है, सब कुछ जानकारी दे रहा था। लेकिन खाने का बात आया तो बोला कि ये जो है घातक होता है, ये बैड इफेक्ट करता है, यानी सर्दी खांसी हो जाती है, स्नोफिलिया बढ़ा देता है केला ज्यादा खाने से, इसलिए ज्यादा केला खाने का चीज नहीं है, थोड़ा ना केला खाना चाहिए। लेकिन वो बेचता है सिर्फ, अब बेचता है तो लोग खरीदने वाले जो हैं वो खाते हैं। तो इस तरह से टी इन आसाम, नॉर्थ बंगाल कॉफी इन कर्नाटका, तो चाय का उत्पादन होता है आसाम में और नॉर्थ बंगाल में।
कॉफी का उत्पादन कर्नाटका में कुर्ग एरिया, हम लोग पढ़े थे इंग्लिश में कि कुर्ग एरिया जो है वहां कॉफी का उत्पादन होता है। तो यहां प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। तो प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, जैसा कि आपको बार बार बता रहे हैं, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर जो है उसके अंतर्गत प्लांटेशन कल्टीवेशन है, उसका मेन मकसद होता है क्रॉप्स को बेचना, मार्केट के लिए प्रोडक्शन होता है। और इसके लिए वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है, जिससे कि प्लांटेशन एरिया और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के बीच कांटेक्ट किया जा सके। मार्केट्स का इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांटेशन कल्टीवेशन में, क्योंकि प्लांटेशन क्रॉप्स को खरीदने का काम मार्केट करती है और उसको इंडस्ट्री तक पहुंचाया जाता है ट्रांसपोर्टेशन की सहायता से। इसके अतिरिक्त अब हम लोग को इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना है, वो है क्रॉपिंग पैटर्न। तो सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल के टाइप, क्लाइमेटिक कंडीशंस या अदर एग्रीकल्चरल कंडीशंस इत्यादि के आधार पर, टेम्परेचर भी एक फैक्टर है, इसके आधार पर अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट भी एक फैक्टर है। सनलाइट का अवेलेबिलिटी भी एक फैक्टर है कि दिन में कितना धूप मिल रहा है, ये सभी फैक्टर है। यानी ये सब के आधार पर क्रॉप कई प्रकार के होते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि टोबैको एक क्रॉप है, तंबाकू। तंबाकू का प्रोडक्शन इंडिया में होता है किस मौसम में? सिर्फ विंटर में, सिर्फ विंटर में होता है। तो क्या तंबाकू समर में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जितना सनलाइट उसको चाहिए उससे ढेर ज्यादा सनलाइट होता है समर में इंडिया में, इसलिए नहीं हो पाएगा। मैरीगोल्ड यानी गेंदा, गेंदा का नेचुरल टाइम है कब? विंटर। विंटर का फ्लावर है मैरीगोल्ड यानी गेंदा। तो उसको नेचुरल वे में आप समर में उपजाइएगा तो दिक्कत है। हालांकि आजकल तो सालों भर उपजाते रहता है सब और अवेलेबल रहता है। तो बात यह है कि ऐसे जगह से अवेलेबल होता है ना जहां पर कि ग्रो किया जा सकता है, जहां पर कि समर का उतना इफेक्ट नहीं होता है। अब आप समर में जिस प्रकार की गर्मी महसूस करते हैं नॉर्थ इंडिया में, तो वो साउथ इंडिया में थोड़ी बात होता है। साउथ इंडिया में सालों भर एक टाइप का मौसम रहता है, हल्का फुल्का फैन चलता रहता है सालों भर। तो एरिया के हिसाब से क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो वैरी करता है और इस कारण से एग्रीकल्चर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। अब जैसे जनवरी में बिहार में स्कूल डीएम के ऑर्डर पर बंद रहता है, उत्तर प्रदेश में डीएम के ऑर्डर पर बंद रहता है। जनवरी में भीषण ठंड होती है, शीतलहरी की स्थिति रहती है। लेकिन उसी भयंकर शीतलहरी, कुहासा और कोहरा के परिस्थिति में आप मुंबई चले जाइए तो वहां कुछ नहीं आपको मिलेगा। एक बार एग्जाम देने के लिए एक लड़का इसी टाइम में गया जब पूरा कुहासा लगा हुआ था, पटना में बहुत ज्यादा मौसम खराब था, भयंकर ठंड। पूरा बेचारा कोट, जैकेट, स्वेटर से पूरा शरीर को लादे हुए था, जूता और ऊपर में टोपी सबसे एकदम लगा हुआ था, और वैसा पहन करके गया मुंबई। जब मुंबई गया, उसको मालूम नहीं था कि ऐसा होगा, परीक्षा देने के लिए गया था। तो मुंबई जब चला गया तो वहां देखा गर्मी
अब वो क्या करे? अब इतना स्वेटर, जैकेट, अब मफलर और टोपी को वो क्या कर सकता है? एक आदमी जो खुद ही रोड पर है, अब उसको बेवकूफ के जैसा ढोते हुए, पहने हुए, गर्मी में भी घूम रहा था और रोड पर सब आदमी उसको देखता था। अब इतना पैसा थोड़ी था उसके पास कि होटल में ले लेता और जाकर के रख देता था, नहीं उतना पैसा बेचारे के पास। अब वो उतना पहन करके गर्मी में भी घूम रहा है और पूरा मुंबई में सब गौर से उसको देखता था कि कौन पागल आ गया। तो कहने का मतलब है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस वैरी करता है जगह जगह पर। तो और इसका प्रभाव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर और क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर भी आता है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड कंडिमेंट्स etc. constitute some of the important crop grown in the country. तो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के आधार पर अलग अलग सॉइल के टाइप के आधार पर क्रॉप का पैटर्न वैरी करता है, जिसको मुख्य रूप से इंडिया में 3 भागों में डिवाइड किया जाता है: रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप। रबी क्रॉप ये मुख्य रूप से विंटर में ग्रो किया जाता है। खरीफ क्रॉप मुख्य रूप से गर्मी और बरसात में ग्रो किया जाता है, खरीफ क्रॉप। और जायद क्रॉप एक प्रकार का गर्मा क्रॉप है। गर्मा यानी मेन गर्मी में इरिगेशन वाटर जहां अवेलेबल होते हैं वहां पर ये जायद तीसरा क्रॉप होता है, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही होता है, रबी एंड खरीफ। हम लोग को रबी और खरीफ क्रॉप में डिफरेंस अक्सर पूछता है एग्जामिनेशन में। आप लोग इस चीज को विशेष रूप से तैयारी कीजिएगा। रबी क्रॉप का कब उपजाया जाता है और रबी और खरीफ में क्या डिफरेंस है, कौन कौन रबी क्रॉप है, कौन खरीफ है, इस टाइप का आपको एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है। तो देखिए सबसे पहले रबी का क्रॉप का डेफिनेशन कि रबी क्रॉप्स का तात्पर्य ऐसे क्रॉप से है जिसको बोया जाता है विंटर में। रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर, और वो भी कब? तो फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। अक्टूबर महीने से लेकर दिसंबर तक इसको ग्रो किया जाता है, बोया जाता है। और उसको रबी को काटा कब जाता है? तो समर में। तो हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। अप्रैल से लेकर के जून तक इसको हार्वेस्ट किया जाता है रबी क्रॉप को। जैसे गेहूं एक रबी क्रॉप है। तो गेहूं की बुआई कहने का मतलब है कि विंटर में जिस क्रॉप को बोया जाता है और समर में जिसको हार्वेस्ट किया जाता है उसको कहा जाता है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप का एग्जांपल भी एग्जाम में आपको जरूर आता है। तो इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स कौन कौन है? तो व्हीट को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल में व्हीट को हार्वेस्ट किया जाता है। बार्ली, पी, ग्राम एंड मस्टर्ड, ये सब रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल है। These crops are grown in large parts of India. States from north and northwestern parts such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Uttar Pradesh जो है are important for production of wheat and other rabi crops. तो इस तरह से हम लोगों ने स्टडी किया कि रबी क्रॉप्स का उत्पादन तो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में होता है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ये सब इंपॉर्टेंट हैं रबी क्रॉप्स के लिए।
तो व्हीट के लिए और अदर रबी क्रॉप्स के लिए ये सब स्टेट्स इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन क्या चाहिए? तो क्लाइमेटिक कंडीशन रबी क्रॉप्स के लिए चाहिए अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स। यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज यानी पश्चिमी विक्षोभ के चलते विंटर सीजन में जो वर्षा होती है वो रबी क्रॉप्स को फायदा पहुंचाने का काम करता है। लेकिन सक्सेस ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान में वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है रबी क्रॉप्स के प्रोडक्शन में वृद्धि का। रबी क्रॉप्स का जो हायर प्रोडक्शन हो रहा है क्रॉप्स के मामले, ये फूड ग्रेन्स के मामले में जो आज इंडिया सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ डिपेंडेंट है, न सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंट है बल्कि दुनिया के देशों को आज हेल्प कर रहा है फूड ग्रेन्स के मामले में, तो उसका मुख्य कारण है ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ग्रीन रिवॉल्यूशन का सक्सेस के कारण पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ये सब क्षेत्र जो हैं वो रबी क्रॉप्स का लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का कल्टीवेशन है, नेक्स्ट टाइप का क्रॉपिंग पैटर्न है, उसको कहा जाता है खरीफ क्रॉप। खरीफ का क्रॉप का मतलब हुआ कि जो गर्मी बरसात में जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, यानी खरीफ क्रॉप का तात्पर्य ऐसे क्रॉप से है जिसको कि ऑनसेट ऑफ मॉनसून, ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, यानी वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने के समय जिसको बोया जाता है, और उसको हार्वेस्ट कब किया जाता है? तो हार्वेस्ट किया जाता है वर्षा ऋतु के अंत के बाद, यानी विंटर के बिगिनिंग में। तो खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून in different parts of the country, and these are harvested in September October। तो सितंबर अक्टूबर में ये हार्वेस्ट किया जाता है। और इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन कौन है खरीफ के अंतर्गत? तो धान यानी पैडी, मेज यानी मक्का, इसी प्रकार से ज्वार, बाजरा, टर यानी अरहर इत्यादि इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप हैं। साथ ही साथ मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सब भी खरीफ क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। अब चावल चूंकि खरीफ क्रॉप में सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया में, इंडिया चावल का काफी अधिक प्रोडक्शन करता है, इस कारण से इंडिया में चावल का उत्पादन किन राज्यों में होता है ये हम लोग को स्टडी करना जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग स्टेट्स में असम, वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बंगाल, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, ये सब particularly Konkan coast along with Uttar Pradesh and Bihar recently. Paddy has also become an important crop of Punjab and Haryana। तो इस तरह से अभी आपने देखा कि खरीफ क्रॉप में सबसे प्रमुख खरीफ क्रॉप है चावल, और चावल का ऐसे चावल के अलावा कई और है इसके अंतर्गत। पैडी के अलावा मेज, ज्वार, बाजरा, टर यानी अरहर, मूंग,
उड़द, कॉटन, ये सभी जो है खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। और खरीफ क्रॉप का प्रोडक्शन इंडिया में कहां होता है? तो असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र, ये सब जो है खरीफ क्रॉप का मुख्य रूप से प्रोड्यूसिंग एरिया है। तो पैडी हैज ऑल्सो बिकम एन इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इन स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। 3 crops ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। तो देखिए यहां पर ये भी हम लोगों ने स्टडी किया कि असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा ये ऐसे राज्य हैं जहां 3 बार साल में प्रोडक्शन होता है पैडी का। तो दीज आर तो इस प्रकार से खरीफ क्रॉप इंडिया में काफी अधिक प्रोडक्शन होता है। और चावल का, खास करके चावल का इंडिया एक बड़ा प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर भी है। तो इन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन्स एक शॉर्ट सीजन आता है गर्मी के टाइम में, उसको कहा जाता है जैद। तो देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ, जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी गर्मी में भी होती है, वहां पर गर्मा फसल का उत्पादन होता है। इसको जैद क्रॉप सीजन कहा जाता है। तो रबी और खरीफ की तरह ही एक जैद भी होता है। आप इसके अंतर्गत धान की भी खेती होती है जैद क्रॉप में, लेकिन मुख्य रूप से आप वाटरमेलन इत्यादि देखते होंगे कि गर्मी में इसका मुख्य रूप से प्रोडक्शन होता है। वाटरमेलन मेन गर्मी में इसका प्रोडक्शन होता है, लेकिन इसका तासीर उतना ही उल्टा होता है, ठंडा होता है। गर्मी में लोग गर्मी से बचने के लिए वाटरमेलन यानी तारबूज का प्रयोग करते हैं, और इसका प्रोडक्शन कहां होता है? तो मेन गर्मी में होता है। So some of the crops produced during Zaid are watermelon, मस्कमेलन, ककम्बर यानी खीरा। खीरा भी गर्मी में ही प्रोडक्शन होता है, लेकिन इसका तासीर बिल्कुल उल्टा है, ठंडा है। और वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स, शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। तो इस तरह से हम लोगों ने स्टडी किया खरीफ क्रॉप, और हम लोगों ने स्टडी किया कि इसके अंतर्गत जो है धान वगैरह इंपॉर्टेंट था, और जैद क्रॉप भी इंडिया में उपजाया जाता है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से वाटरमेलन, मस्कमेलन, ककम्बर, वेजिटेबल्स इत्यादि का प्रोडक्शन होता है। और जहां तक प्लांटेशन कल्टीवेशन है, वो लगभग साल भर लेता है। जैसे शुगर केन प्लांटेशन, तो ये लगभग 1 साल ले लेता है ये टाइम। अब इसके बाद हम लोग इंडिया के मेजर क्रॉप्स का स्टडी करेंगे कि कौन कौन सा क्रॉप्स मुख्य रूप से इंडिया में प्रोडक्शन होता है। तो इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है, सॉइल का टाइप अलग अलग है, लोगों का टेस्ट अलग अलग है, लोगों का फूड हैबिट्स अलग अलग है, और इस कारण से डिफरेंट टाइप्स के फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है। अब जैसे भात, दाल और रोटी, सब्जी, ये सब आप जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया के लोगों का स्टेपल फूड है, लेकिन साउथ इंडिया में इडली, डोसा, सांभर इत्यादि का मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। तो वेराइटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इंडिया में चूंकि क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी भी पाई जाती है, और क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी के कारण
इंडिया में बहुत प्रकार के क्रॉप्स, ट्रीज, फ्लावर्स, फ्रूट्स इत्यादि का प्रोडक्शन होता है। तो in different parts of the country, depending upon the variations in soil, climate and cultivation practices, और उसके बाद मेजर पल्सेज, मिलेट्स, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट एक्सेट्रा, ये सब मुख्य रूप से इंडिया में प्रोडक्शन होता है। इसके अंतर्गत सबसे प्रमुख चावल आपने स्टडी किया, व्हीट भी एक प्रमुख इंडिया का क्रॉप है, और मिलेट्स, और साथ ही साथ पल्सेज, टी इत्यादि का मुख्य रूप से इंडिया में कल्टीवेशन का काम होता है। तो इस तरह से पल्सेज, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट। अब ये सब क्रॉप्स के बारे में हम लोग वन बाय वन अलग से स्टडी करेंगे। सबसे पहला है राइस। सबसे फर्स्ट हम लोग राइस का स्टडी करेंगे कि राइस के प्रोडक्शन के लिए किस टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशन का आवश्यकता है। तो मेजर क्रॉप्स के अंतर्गत हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं राइस, क्योंकि राइस इंडिया का सबसे मेन क्रॉप है और भारत के अधिकांश लोगों का स्टेपल फूड है राइस। तो इंडिया जहां तक सवाल है तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यानी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर राइस का कौन है? चाइना। और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। राइस एक खरीफ क्रॉप है और इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन क्या चाहिए? तो हाई टेम्परेचर इसके लिए चाहिए। साथ ही साथ हाई टेम्परेचर का मतलब हुआ कि 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का टेम्परेचर चाहिए एंड हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, यानी एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर अधिक होना चाहिए। और एनुअल रेनफॉल यानी रेनी सीजन में उपजने वाला ये क्रॉप है, तो एनुअल रेनफॉल इसमें चाहिए 100 सेंटीमीटर। और इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। इतना जहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल है तो वहां पर राइस का प्रोडक्शन हो सकता है। जहां पर वर्षा इससे कम होती है वहां पर इरिगेशन की सहायता से इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, बशर्ते कि अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस इसके लिए सुटेबल हो। तो राइस का प्रोडक्शन कहां होता है? तो राइस मुख्य रूप से नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में प्रोडक्शन होता है। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में मुख्य रूप से जो है राइस का प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, तो नॉर्थ इन प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न, जिसको नॉर्दर्न इंडियन प्लेन कहा जाता है, या जिसको कह सकते हैं इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स यानी सिंधु नदी की घाटी में राइस का प्रोडक्शन होता है, या गंगा नदी की घाटी में राइस का प्रोडक्शन होता है, या ब्रह्मपुत्रा नदी की घाटी में राइस का प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ कोस्टल एरियाज और डेल्टाइक रीजन्स में भी, डेल्टा में भी सॉइल काफी फर्टाइल होता है और यहां भी राइस का प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ कुछ कोस्टल एरिया में, जैसे वेस्ट कोस्ट, इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट में वेस्ट कोस्ट में राइस का प्रोडक्शन होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ डेंस कैनाल नेटवर्क यानी इरिगेशन के लिए कैनाल की व्यवस्था किए जाने से और ट्यूबवेल्स इत्यादि की सहायता से, जहां पर कम
रेनफॉल हो रहा है, वहां पर भी राइस का खेती संभव हो पा रहा है। जहां पर कम रेनफॉल होता है ऐसे एरिया में भी राइस का प्रोडक्शन संभव हो जाता है। कैसे? तो कैनाल इरिगेशन की सहायता से, कैनाल की सहायता से इरिगेशन जो होता है, या दूसरी तरफ बोरिंग वेल, ट्यूबवेल इत्यादि की सहायता से, मोटर पंप, डीजल पंपिंग सेट इत्यादि की सहायता से क्रॉप्स को, राइस के क्रॉप को इरिगेट करके इसका प्रोडक्शन करना संभव है। राइस का मेन प्रोडक्शन इंडिया में कहां होता है? तो पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और कुछ राजस्थान का पार्ट्स जो है वो इसका एग्जांपल है राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में। अब इसके बाद इंडिया का सेकेंड इंपॉर्टेंट क्रॉप है व्हीट। तो व्हीट सेकेंड इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है और राइस के साथ व्हीट भी इंडिया का स्टेपल फूड है। और व्हीट का प्रोडक्शन कहां होता है? तो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में व्हीट का प्रोडक्शन भी होता है। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, जिसको इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन के नाम से जाना जाता है, तो इसमें भी व्हीट का प्रोडक्शन होता है। तो ये व्हीट जो है रबी क्रॉप के अंतर्गत आता है। चावल यानी राइस वो खरीफ क्रॉप के अंतर्गत आता है, लेकिन व्हीट रबी क्रॉप के अंतर्गत आता है। और इस तरह से इसमें ठंडा इन्वायरमेंट चाहिए। तो इसके लिए ग्रोइंग सीजन क्या चाहिए? तो ब्राइट सनशाइन चाहिए। और जिस समय ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? इट रिक्वायर्स 50 to 70 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। तो 50 to 70 सेंटीमीटर का एनुअल रेनफॉल व्हीट के प्रोडक्शन के लिए आवश्यक है। ये व्हीट एक रबी क्रॉप है और इसके लिए कूल इन्वायरमेंट चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। इसीलिए विंटर सीजन में मुख्य रूप से रबी का क्रॉप इंडिया में होता है। व्हीट जो है, व्हीट एक प्रमुख रबी क्रॉप है और विंटर में ही व्हीट को प्रोड्यूस किया जाता है। इसका हार्वेस्टिंग होता है समर में। तो डिस्ट्रीब्यूटेड अब ओवर ग्रोइंग सीजन्स, तो देयर आर 2 इंपॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री। जैसा कि आपको बतला रहे थे कि नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स या इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन में मुख्य रूप से व्हीट का यानी गेहूं का प्रोडक्शन होता है। और द गंगा सतलुज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन में भी गेहूं का प्रोडक्शन होता है। ब्लैक सॉइल डेक्कन में पाया जाता है, जहां गेहूं का प्रोडक्शन होता है। यहां पर गेहूं के लिए सुटेबल कंडीशन पाया जाता है। और इंडिया में गेहूं का मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन है? तो इसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान इत्यादि सुटेबल एग्जाम्पल हैं। अब इसके बाद मिलेट्स यानी मोटा अनाज। तो मिलेट्स के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो ज्वार, बाजरा, रागी। ज्वार, बाजरा, रागी को कहा जाता है इंपॉर्टेंट मिलेट्स, जो भारत में उपजाए जाते हैं, मोटा अनाज। दो दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स, जैसा कि आपको बतलाया कि इसको मोटा अनाज यानी कोर्स ग्रेन्स, रफ ग्रेन कहा जाता है। तो दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। चूंकि ये मोटा अनाज होता है तो बहुत ज्यादा टेस्टी तो नहीं होता है, लेकिन ये न्यूट्रिटिव वैल्यू इसका बहुत अधिक होता है। इसलिए आजकल जो बड़े बड़े लोग हैं वे लोग ऐसे ही टाइप के खाना, जिसे व्लादिमीर पुतिन आए थे पिछले दिनों भारत में, तो उनको मक्के की रोटी और सरसों का साग दिया गया था खाने के लिए।
तो आम आदमी को अगर ये सब चीज खाना दे देगा तो आम आदमी क्रोधित हो जाएगा कि हमको मकई का रोटी दे दिया। और से हाँ, लेकिन सवाल है कि जब दूसरे देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो वे लोगों को इसी टाइप का मिलेट का ज्वार बाजरा इत्यादि का दिया जाता है, क्योंकि इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू काफी अधिक होता है। बड़े बड़े 5 स्टार होटल में यह सब चीज मिलता है, और नहीं तो गरीब आदमी क्या मिलता है, गरीबों के यहां भी मिलता है। ये मिलेट्स का फूड गरीबों के यहां भी मिलता है। तो आम लोग समझते हैं इसको घृणा की दृष्टि से कि ये बहुत गया गुजरा हुआ फूड है, लेकिन न्यूट्रिटिव वैल्यू इसका काफी अधिक है। इसमें राफीज की मात्रा काफी अधिक होती है, इसलिए हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। बाउल मूवमेंट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन मिडिल क्लास इसको नहीं पसंद करता है, क्योंकि ये देखने में बहुत चटक पटक या टेस्टी वगैरह नहीं होता है। मिडिल क्लास के लोग गेहूं की रोटी खाना चाहेगा। तो coarse grains they have a very high nutritional value. For example, रागी is a very rich in, देखिए रागी का क्रॉप जो है इसमें आयरन, कैल्शियम और कई मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और राफीज इत्यादि पाया जाता है। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। तो इट इज अ रेन फेड क्रॉप, यानी वर्षा से मुख्य रूप से ज्वार होता है। और मुख्य रूप से ये कहां उपजाया जाता है, तो मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। ज्वार को उपजाने के लिए इरिगेशन वगैरह की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि रेनफॉल से ही ये मुख्य रूप से उपज जाता है। आप यही समझिए कि मिडिल क्लास का क्या एटीट्यूड होता है ज्वार के प्रति, कि हम लोग के एरिया में ज्वार जो उपजाया जाता है वो सिर्फ काट करके जानवर को खिलाने के लिए, समझ रहे बात को, उसका कोई ज्वार का रोटी बना करके उसको खाना के रूप में कोई इस्तेमाल नहीं करता है, वो सिर्फ जानवर का फॉडर के रूप में इस्तेमाल होता है। और ये ज्वार जो है काफी न्यूट्रिशनल वैल्यू का है, इसमें राफीज वगैरह काफी मात्रा में पाया जाता है। तो ज्वार का मुख्य रूप से प्रोडक्शन कहां होता है, तो इंडिया में महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ज्वार प्रोड्यूसिंग एरियाज के अंतर्गत मुख्य रूप से गिने जाते हैं। तो इन राज्यों में ज्वार का प्रोडक्शन काफी अधिक होता है। इसके अतिरिक्त अब नेक्स्ट वी हैव टू रीड पल्सेज, यानी दाल। तो दाल भी मुख्य रूप से इंडिया में स्टेपल फूड के रूप में भात के साथ दाल का प्रयोग किया जाता है। एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेज इन द वर्ल्ड। पल्सेज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है इंडिया। और पल्सेज में प्रोटीन काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है, और इस तरह से ये वेजिटेरियन लोगों के लिए पल्सेज काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए प्रोटीन का मेन सोर्स है पल्सेज यानी दाल। इंडिया में जो मुख्य रूप से पल्सेज ग्रो किया जाते हैं उसके अंतर्गत टर यानी अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पी यानी मटर, ग्राम यानी चना, ये सब डिफरेंट टाइप के पल्सेज हैं जो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। तो पल्सेज में एक खासियत होती है कि इसमें मॉइस्चर की काफी कम आवश्यकता होती है, इसलिए यह सूखे प्रदेशों में मुख्य रूप से उपजाया जाता है। जहां की इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है वहीं इसका प्रोडक्शन होता है, क्योंकि इसको इरिगेशन नहीं चाहिए, बहुत कम मॉइस्चर में सिर्फ इसका प्रोडक्शन होता है। और इस तरह से ड्राई कंडीशन जहां होता है तो ड्राई कंडीशन में इसका खेती होता है। तो बीइंग लेगुमिनस क्रॉप्स
ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी। एक लेगुमिनस प्लांट्स ये सब है। लेगुमिनस प्लांट्स होने से के कारण क्या होता है कि इसके जड़ों में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, और राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया के चलते सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है। और इस तरह से दाल के उत्पादन करने से न सिर्फ लोगों की प्रोटीन की आवश्यकता पूरी होती है, वेजिटेरियन लोगों की प्रोटीन की आवश्यकता पूरी होती है, बल्कि इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है। जो मेन क्रॉप है धान गेहूं इत्यादि के बीच में अगर एक लेगुमिनस क्रॉप को बोया जाता है तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, या जो भी सॉइल की फर्टिलिटी में कमी हुई है वो रीस्टोर हो जाती है, क्योंकि ये राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ये एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। क्रॉप्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने में सक्षम नहीं होता है, लेकिन नाइट्रेट और नाइट्राइट जो है वो क्रॉप्स आसानी से इस्तेमाल कर लेता है। और इस तरह से क्रॉप्स के लिए जहां नाइट्रोजन सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट है, लेकिन वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर नहीं सकता है, लेकिन नाइट्रेट और नाइट्राइट का इस्तेमाल कर लेता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करने का काम राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया करता है, और ये राइजोबियम जो है लेगुमिनस प्लांट्स यानी दलहन के पौधों के जड़ों में पाया जाता है। और इस तरह से लेगुमिनस प्लांट्स के कारण सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, सॉइल में नाइट्रेट और नाइट्राइट की मात्रा बढ़ जाती है। यानी दलहन की का फसल बोने से क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी में वृद्धि हो जाती है, और दाल भी लोगों को प्राप्त हो जाता है एक स्टेपल फूड के रूप में। लोगों को, वेजिटेरियन लोगों को प्रोटीन की प्राप्ति भी हो जाती है। और इस तरह से दाल का यानी लेगुमिनस प्लांट्स यानी पल्सेज को मुख्य रूप से क्रॉप रोटेशन के लिए मुख्य रूप से उगाया जाता है। इंडिया में जहां तक पल्सेज का प्रोडक्शन का सवाल है, कौन कौन से स्टेट में होता है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका, ये सभी ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर पल्सेज का प्रोडक्शन काफी अधिक होता है। अभी तक हम लोग जिक्र कर रहे थे सिर्फ ऐसे क्रॉप्स का जो फूड क्रॉप्स थे, लेकिन अब हम लोग को फूड क्रॉप्स के अलावा जो अदर क्रॉप्स हैं जो कमर्शियल मकसद से उपजाए जाते हैं, प्लांटेशन कल्टीवेशन के कारण में जिन क्रॉप्स को उपजाया जाता है उसके बारे में आप स्टडी करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहला है शुगर केन। तो शुगर केन उपजाने का क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है, कहां ये उपजाया जाता है, इसके ऊपर हम लोग अब जिक्र करने जा रहे हैं। तो शुगर केन मुख्य रूप से ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। इसके लिए किस टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। और टेम्परेचर शुगर केन के लिए कितना चाहिए, तो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर शुगर केन प्रोडक्शन के लिए चाहिए। रेनफॉल कितना चाहिए, तो एनुअल रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच का होना चाहिए। जहां पर रेनफॉल सफिशिएंटली नहीं हो पाता है वैसे ही एरिया में शुगर केन को इरिगेट करने की आवश्यकता होती है, यानी सिंचाई की आवश्यकता होती है। अदरवाइज शुगर केन नेचुरल वे में रेनफॉल होने से प्रोड्यूस होता है। लेकिन जहां लो रेनफॉल है ऐसे एरिया में शुगर केन के लिए इरिगेशन की आवश्यकता होती है। शुगर केन का प्रोडक्शन कई प्रकार के सॉइल में हो सकता है, और शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए एक और आवश्यक फैक्टर है और वो है लेबर।
ये चूंकि प्लांटेशन कल्टीवेशन है, कमर्शियल क्रॉप है, और इस कारण से इसमें काफी अधिक लेबर की आवश्यकता होती है। जहां तक बोने से लेकर के हार्वेस्टिंग, हर एक प्रोसेस में काफी अधिक लेबर की आवश्यकता होती है। इंडिया संसार में शुगर केन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो ब्राजील के बाद, तो ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा इस समय शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट कंट्री है, और उसके बाद इंडिया। तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, ब्राजील के बाद, आफ्टर ब्राजील। शुगर केन जो है हमारे शुगर का मेन सोर्स है। हम लोग शुगर या गुड़ या खांडसारी या मोलासेज यानी सीरा इत्यादि का उपयोग करते हैं विभिन्न प्रकार के कार्यों में। गुड़ हम लोग खाते हैं, चीनी का प्रयोग मिठाई इत्यादि में, चाय वगैरह में होता है, और मोलासेज इत्यादि का प्रयोग होता है शराब बनाने में, अल्कोहल में। तो ये सब का मेन सोर्स शुगर केन है। शुगर केन का प्रोडक्शन इंडिया में कहां होता है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये सब स्टेट्स हैं जहां शुगर केन का मुख्य रूप से प्रोडक्शन होता है। अब हम लोग स्टडी करते हैं ऑयल सीड्स। तो इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन द वर्ल्ड। ऑयल सीड के अंतर्गत ग्राउंड नट इंपॉर्टेंट है, और सेकेंड प्रोड्यूसर ग्राउंड नट का इंडिया है। चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। ग्राउंड नट के अलावा रेपसीड, रेपसीड एक अलग ऑयल सीड है। तो रेपसीड प्रोडक्शन में इंडिया वाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना। तो कनाडा है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर रेपसीड का, और उसके बाद चाइना है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रेपसीड का, और थर्ड पोजीशन इंडिया का है। डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन covering approximately 12% of the total cropped area of the country। तो भारत में टोटल 12% जो है अवेलेबल जो सॉइल है, एग्रीकल्चरल लैंड है, उसमें 12% में ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन होता है। इंडिया के अंतर्गत ऑयल सीड्स के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राउंड नट, मस्टर्ड। मस्टर्ड का ऑयल, सरसों का तेल हम लोग मुख्य रूप से कुकिंग ऑयल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। प्राचीन काल से ही हम लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। तो ग्राउंड नट यानी मूंगफली, और मस्टर्ड, कोकोनट का भी इस्तेमाल होता है, और सीसामम, सोयाबीन, कस्टर्ड सीड्स, कॉटन सीड्स, और लिनसीड, और सनफ्लावर यानी सूरजमुखी, ये सब इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स हैं जो इंडिया में जिनका प्रोडक्शन होता है। तो चूंकि ऑयल सीड्स का मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है खाने में, खाने के तेल के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से मोस्ट ऑफ दीज आर एडेबल एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम, लेकिन सम ऑफ दीज आर ऑल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स इन प्रोडक्शन ऑफ सोप। तो रॉ मटेरियल के रूप में भी ऑयल सीड का इस्तेमाल होता है, जैसे साबुन बनाने में, कॉस्मेटिक्स यानी श्रृंगार प्रसाधनों के निर्माण में, एंड अदर ऑइंटमेंट्स इत्यादि को बनाने में भी ऑयल सीड्स का इस्तेमाल होता है। ग्राउंड नट एक खरीफ क्रॉप है, और जितना ऑयल सीड का प्रोडक्शन होता है इंडिया में, उसका आधा लगभग ग्राउंड नट का होता है। ग्राउंड नट को ऐसे भी लोग भून करके नमक और मिर्च के साथ खाते हैं। मूंगफली खाते हैं ना जी,
तो इस वजह से हाफ ऑफ द ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट। सबसे ज्यादा ग्राउंड नट का प्रोडक्शन गुजरात में है, और इसके बाद राजस्थान में, तब तमिलनाडु में ग्राउंड नट का प्रोडक्शन होता है। अब लिनसीड और मस्टर्ड जो है मुख्य रूप से रबी क्रॉप्स है। सीसमम एक खरीफ क्रॉप है, एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। सीसमम जो है नॉर्थ इंडिया में रबी क्रॉप है, ये खरीफ क्रॉप है, लेकिन रबी क्रॉप है साउथ इंडिया में। अब कास्टर एक ऑयल सीड है, कास्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ क्रॉप। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट जो है टाइप का कल्टीवेशन वो है टी, चाय। तो चाय की खेती मुख्य रूप से इंडिया में होती है। चाइना, श्रीलंका के साथ ही साथ इंडिया में भी चाय की काफी अधिक खेती होती है। टी की खेती इंडिया में प्लांटेशन कल्टीवेशन के रूप में होती है, यानी टी का कॉमर्शियल प्रोडक्शन होता है। ये कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का एक टाइप है टी कल्टीवेशन। तो टी मुख्य रूप से बीवरेज के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तो बीवरेज यानी पेय पदार्थ के रूप में, चाय लोग खाना के रूप में बल्कि पेय पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग टी का इस्तेमाल मेडिसिन के रूप में भी पहले करते थे। भारत में चाय को उपजाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का श्रेय ब्रिटिश को जाता है। अंग्रेजों ने चाय उपजाने के लिए किसानों को प्रेरित किया। अंग्रेजों ने वह चाय खरीद करके भारत के लोगों को आदत लगाने के लिए चौक चौराहे पर मुफ्त में चाय बना करके उसमें चीनी वगैरह चाय का पत्ती डाल करके लोगों को मुफ्त में पिलाया, और लोगों को घर भी ले जाने के लिए दिया कि अगर ये आपको पसंद आता है तो जाइए मुफ्त का चाय ले जाइए, घर में परिवार बाल बच्चों को चाय बना करके पिलाइए। और इस तरह से धीरे धीरे करके जब भारत के लोगों को चाय की लत पड़ गई, तब अंग्रेज भारत में चाय बेचने लगे। तो इस तरह से कोई भी प्रकार का प्रोडक्ट को बेचने के लिए पहले लोगों को हैबिचुएटेड करना पड़ता है। इतना हार्मफुल चीज है आपको कोल्ड ड्रिंक्स, जानते हैं? दुनिया का सब कोई जानता है कि कोल्ड ड्रिंक्स बहुत हार्मफुल है। कोका कोला, तो थम्स अप, पेप्सी, ये सब काफी हार्मफुल चीज है स्वास्थ्य के लिए। लेकिन इसका पहले नेसेसिटी बनाने के लिए लोगों को, देखिए, हमेशा एडवर्टीजमेंट दिया जाता है टेलीविजन पर या अदर प्रिंट मीडिया में। इसका एडवर्टीजमेंट दिया जाता है ताकि लोग इसकी आवश्यकता महसूस कर सकें, और तब इसको बेचा जाता है। तो चाय के कल्टीवेशन के लिए जो कि एक बीवरेज है, तो इसके लिए क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है, हम लोग ये स्टडी करते हैं। तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो होता है। तो डीप और फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल इसके लिए आवश्यक है। साथ ही साथ टी के कल्टीवेशन के लिए ऐसा सॉइल चाहिए कि रिच इन ह्यूमस। तो ह्यूमस में और ऑर्गेनिक मैटर में रिच होना चाहिए, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए सॉइल में, मॉइस्ट सॉइल चाहिए। तब साथ ही साथ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन में टी की खेती होती है। तो टी बुशेज रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। तो टी बुशेज के लिए क्या है आवश्यक? तो वार्म और मॉइस्ट। तो देखिए, ये तो कोई भी प्लांट के साथ आपको है कि उसका रिप्रोडक्शन कब होता है, तो वार्म और मॉइस्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन में। जहां क्लाइमेटिक कंडीशन वार्म और मॉइस्ट होता है वहीं रिप्रोडक्शन हो पाता है।
तो ये टी के लिए भी आवश्यक है। वार्म और मॉइस्ट होना चाहिए क्लाइमेटिक कंडीशन, और फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए। फ्रॉस्ट फ्री यानी पाला वगैरह नहीं होना चाहिए ऑल थ्रू द ईयर। तो फ्रीक्वेंट शोअर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योर कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स, यानी इसमें लगातार वर्षा भी आवश्यक है, और लगातार वर्षा होने से जो है पत्तियां इसमें स्प्राउट करती है, बड़ी होती है। लेकिन चाय का कल्टीवेशन, टी कल्टीवेशन जो है, इसमें काफी अधिक लेबर की आवश्यकता है, यानी लेबर इंटेंसिव ये इंडस्ट्री हुआ या एग्रीकल्चर हुआ। रिक्वायर्स एबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर, काफी तादाद में लेबर की आवश्यकता है चाय की पत्तियों को तोड़ने के लिए। तो टी की पत्तियों को तोड़ने के बाद टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रीस्टोर इट्स फ्रेशनेस। तो इसका चाय की पत्तियों को तोड़ने के बाद प्रोसेसिंग किया जाता है। और भारत में जो चाय का प्रोडक्शन मुख्य रूप से होता है वो कहां, तो असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु, केरला इत्यादि में चाय का प्रोडक्शन मुख्य रूप से होता है। इसके अलावा चाय का प्रोडक्शन देश के अन्य भागों में भी होता है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, ये सब भी ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जहां चाय का प्रोडक्शन होता है। तो 2015 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी था चाइना के बाद। तो इस तरह से चाय का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है। इसी के साथ आज का ये क्लास अब समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉफी और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इत्यादि के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।